खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की सियासत की सच्चाई यही है कि जाति है कि जाति नहीं। एक बार फिर से देश की सियासत जाति आधारित आंकड़ों के जाल में फंसी नजर आती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं ने दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और मांग की कि जातिगत आंकड़े जारी किए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जातिगत आंकड़े किसी ने इकट्ठे भी किए हैं? आखिरी बार देश की जनगणना में 1931 में जातिगत आंकड़ों को तैयार किया गया था, यानी आजादी से भी 16 साल पहले। आजादी के बाद तो कभी जातिगत आंकड़े तैयार किए ही नहीं गए। मांग जरूर की गई, वादे जरूर किए गए, लेकिन इससे इतर यह जरूर है कि मंडल कमीशन से लेकर पहली सरकारी नौकरी में आरक्षण और फिर शैक्षणिक आरक्षण का आधार जातिगत ही रहा। सच्चाई यह भी है कि बीजेपी जब विपक्ष में बैठी थी तब जातिगत आधार पर जनगणना की मांग बड़े जोर शोर से उठाती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, मांग मौके की नजाकत को देख भुला दी गई। तो क्या फिर से चुनाव से पहले इन जातिगत आधार पर जनगणना की मांग को सरकार मांग पाएगी? अगर नहीं तो फिर क्या होगा? और अगर मांग को मानकर आंकड़े जारी करने को तैयार हुए तो क्या होगा? आज बात इसी मुद्दे पर की, जाति तो पूछो वोटर की। इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे। ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा? तो सवाल यह भी है कि क्या ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी के बढ़ने या घटने का असर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है? जिस बीजेपी ने ओबीसी जातियों की राजनीति को नई धार देकर सत्ता के नए जिताऊ फॉर्मूले तैयार किए हैं, क्या उसमें छेद लगने की संभावना है? जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के असर को संभाल पाना क्या सरकार को वर्तमान स्थिति में टेढ़ी खीर लग रही है? क्या संसद से सड़क तक और सड़क से कोर्ट तक सरकार के सामने आरक्षण का नया मुद्दा खड़ा हो पाएगा और उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए आंकड़े नहीं बताए जा रहे? सवाल यह भी है कि जो मोदी सरकार ओबीसी लिस्ट को फिर से राज्य सरकारों के कंट्रोल में देने का फैसला कर सकती है, वो ओबीसी के आंकड़ों को सामने लाने से क्यों डर रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, पूर्व कलेक्टर मनोज शर्मा जी। मुकेश पारिक जी, चर्चा मैं आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगा। सर, जब सत्ता से इतर विपक्ष में बैठा करते थे तो बड़े जोर से कहते थे कि ओबीसी के जातिगत आंकड़े जारी होने चाहिए। अब तो 7-8 साल हो गए, आंकड़े जारी कर दीजिए। देखिए, आंकड़े जो जारी होंगे संवैधानिक रूप से जो भी होगा, अभी मांग आई है और उस पर जो भी सरकार निर्णय करेगी वैसा होगा। लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो कहा था, आज पार्टी उसी रीति नीति पर चल रही है जी। पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जब तक, अंतिम व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं हो जाता, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का वो कार्य निरंतर जारी रहता है। अभी आपने देखा होगा कि एक सर, ये तो आप जानते हैं ना कि हर 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है, ये तो जानते होंगे, मुझे लगता है ये तो जानते होंगे ना। और जब 2014 में आएंगे ये भी जानते होंगे कि 2021 में जनगणना होगी, और ये भी जानते होंगे कि 2014 से पहले जोर शोर से हम ही कहते थे कि ओबीसी के आंकड़े सामने आने चाहिए। तो 21 में मुझे लगता था कि बीजेपी जब सेंसस कराएगी तो जातिगत आंकड़े भी जारी कर देगी। दिक्कत कहां आ गई? हमारी सरकार ने ये मना भी नहीं किया है, लेकिन संविधान के अनुरूप क्या हो सकता है उसके लिए मांग आई है और उस मांग के अनुसार अभी उसका कोई ये आज की मांग नहीं है सर। एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। गोपीनाथ मुंडे जी थे, 2010 का वक्ता लोकसभा थी। सुन लीजिए जरा, मेरे ध्यान में जनता को पता तो चलना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, वो आपके ही बड़े बड़े नेता मांग करते थे। जरा सुनाइए गोपीनाथ मुंडे जी ने 2010 में लोकसभा में क्या कहा था।
54% ओबीसी हैं। इसका मतलब 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित विषय पर हम बहस कर रहे हैं। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। तो मुकेश पारीक जी, मैं मानकर चलूं कि कम से कम ओबीसी को सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय देने में बीजेपी ने उसको 10 साल और आगे फेंक दिया। मांग की आज ओबीसी आयोग को इस सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। ओबीसी आयोग को सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। दुर्भाग्य से लोकसभा में कांग्रेस ने इसका विरोध किया। हमारे ऐसी छोटी जातियों के जो ओबीसी के जिनकी गिनी चुनी संख्या है उसके और पार्टियां जिनको सर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ओबीसी जनगणना की जो आप मांग उठाते थे। एक और बयान मैं आपको बताता हूं सर, 2018 में गृह मंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2021 की जनगणना में जातियों को गिनने का हम पूरी तैयारी करेंगे और यह भरोसा दिया गया था। भरोसा फिर टूट रहा है सर। ये तो आपके ही नेता हैं। नहीं, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं यह तो तब होना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने मना किया हो। मैंने कहा मांग आई है, उस मांग के अनुरूप वैसी मांग हो गई। आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी। अब महंगाई चरम पर है। आप कह रहे हैं हमने कब मना किया कि महंगाई कम नहीं करेंगे। वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र मेघवाल जी, सरकार में जिस वक्त ये मांग उठाई जा रही थी कांग्रेस सत्ता के अंदर थी। आज कांग्रेस इस समर्थन में कि आप आंकड़े जारी कीजिए, जातिगत आंकड़े जारी कीजिए। एक लंबा दौर तो कांग्रेस का भी रहा है। उस दौरान क्या समस्याएं आ रही थी? देखिए विजेंद्र जी, 2011 के जो सेंसस के आंकड़े थे उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा इकट्ठे किए गए थे और उसमें उस वक्त कुछ त्रुटियां रह गई थी और उसके अलावा भी जो मतलब सामाजिक डिपार्टमेंट्स को जो भी दिए थे, प्लस शहरी विकास मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, उनको देकर कहा गया। और अभी भी आपने देखा होगा कि 127वां संशोधन जब पारित किया जा रहा था संविधान का, तब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने राज्यसभा में कहा था कि भाई सरकार जब तक जातिगत आंकड़े नहीं जुटा लेती तब तक आरक्षण का किया नहीं जा सकता कुछ भी फैसला, क्योंकि सरकार अगर ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या 80 साल में कांग्रेस को दिक्कत क्या आई थी आंकड़े जुटाने में? कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं आपको एक बात आज हम कह रहे हैं कि बीजेपी जुटाए, कांग्रेस क्यों नहीं जुटा पाई? अब मैं बता रहा हूं ना आपको, इनके जो सामाजिक कल्याण मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, ये शायद मुकेश जी को पता नहीं है, उन्होंने संसद में कहा कि भाई हम जो 2011 के जो सेंसस के जातिगत आंकड़े हैं उनको जारी नहीं कर सकते क्योंकि वो पुराने हो गए। और अब ये कह रहे हैं कि हम जातिगत आधार पे, मतलब इनको ये भी नहीं पता है कि जातिगत आंकड़ों के लिए उन्होंने मना किया थी, इसलिए जारी नहीं किए गए। अब वो रिपोर्ट तो सरकार के पास है ना, वो रिपोर्ट तो सरकार के पास है ना, सरकार उसको जारी कर दे, उस रिपोर्ट को सरकार जारी कर दे। और रही बात ये कि संवैधानिक दर्जे की लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया है नहीं, कि आपको जानकारी है या नहीं? रहने दीजिए पारिक जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कभी भी। आपको पता है मंडल कमीशन की रिपोर्टें कांग्रेस के शासन में ही लागू की गई। विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है और आरक्षण की जो बात है वो कांग्रेस के शासन के की सिफारिश को माना गया। नहीं, पूरा का पूरा मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं। नहीं, सरकारी नौकरियों में 27 2007 के अंदर जातिगत आंकड़े जारी किए गए। 2007 के अंदर, मतलब उच्च शिक्षा के अंदर, IITs के अंदर, IIM के अंदर, एम्स के अंदर और मतलब केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उनके अंदर ये दूसरी सिफारिश जो मान ली गई थी उसमें दिया गया। उसके अलावा जो मंडल कमीशन की मूल भावना थी, माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा कि CII के अंदर थ्रू निजी क्षेत्र के अंदर भी, चाहे व्यवसाय के अंदर भी, इनको पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने में कांग्रेस हमेशा से आगे रही है। मैं तो जनगणना की बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर बात करता ही नहीं सर, मैं सिंगल लाइन पर डिबेट करता हूं। इन्होंने बताइए जनगणना क्यों नहीं जारी की गई? ओबीसी के मतलब आंकड़ों पर तुष्टीकरण की बात की और कभी भी मतलब आप 2011 में बता रहा हूं सर, 2011 के आंकड़े बयान बता रहा हूं, बताइए कौन से नेता का है सर? जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल शिक्षक,
उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का अनुभव या ट्रेनिंग ही नहीं है। नहीं, 2011 आप जानते हैं किसका बयान है सर? 2011 आप ही के गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बयान है। 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई है, तो 2021 में क्यों नहीं हो सकती? 2000 के अंदर मतलब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था कि जाति का कॉलम होना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होगी तब तक उसके आरक्षण का विपक्ष का चश्मा तो ऐसा ही होता है, तो बीजेपी भी कहती आई है, लेकिन जारी कौन करता है? जनगणना का आंकड़ा पता मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, सर इस देश में राशन बंटने से लेकर नौकरियां बंटने तक आरक्षण को बेस बनाया जाता है, जातियों को बेस बनाया जाता है। जब इतना कुछ इस देश में जाति के आधार पर होता है, तो फिर ये सियासतदान जाति के आंकड़े रिलीज करने में इतनी दिक्कतें क्यों महसूस करते हैं? वीरेंद्र जी, मैं बताऊं आपको, बाबा साहब अंबेडकर की मुझे उक्ति याद आ रही है कि हर समाज में वर्गीकरण और उपवर्गीकरण होता है भारत में ही नहीं, लेकिन भारत में एक जाति व्यवस्था के रूप में एक विकृति उत्पन्न हो गई है, और इस विकृति को जितना जल्दी समाप्त किया जाए तभी सबका साथ और सबका विकास या सबका कल्याण होगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि ये सारे ही पार्टीज, इनको आंकड़े जारी करने में क्या दिलचस्पी है। जब हमारे यहाँ एक राजस्व मंत्री हुआ करती थी श्रीमती कमला बेनीवाल, वो गवर्नर भी रही और राजस्व मंत्री भी रही, उन्होंने तो अपने नाम के आगे से बेनीवाल तक हटा दिया था। तो हम क्या मतलब हम क्या मध्यकाल की ओर वापस जाना चाह रहे हैं क्या? हम क्या जनता को हमेशा पिछड़ा ही रहने देना चाह रहे हैं क्या? इससे हासिल क्या हो जाएगा? ये जनगणना जो होती है उसके मैं आपको बताऊं, ये इसका आधार क्या है? आधार ये है 1872 में जब पहली बार ये बात आई, और उसके बाद में हर 10 साल बाद ये 15वीं जनगणना होने जा रही है। बात यह आई थी कि हमारे कुनबे में कितने लोग हैं, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा इसका उद्देश्य ये था, एक परिवार में भी जब बजट बनता है तो एक उद्देश्य ये था कि जो अगर मान लीजिए एक भाई विकलांग है या एक भाई के पास रोजगार नहीं है और एक भाई अच्छा कमा रहा है, तो सबको संसाधन बराबर बंटने चाहिए। तो ये जनगणना के अंदर बाद में जो पॉइंट्स जोड़े गए हैं वो इसके कारण जोड़े गए। आप प्रपत्र तो पढ़ो पहले जनगणना का, जो हमारा मांगा जा रहा है अभी 2021 का जो प्रपत्र है 35 पॉइंट है उसमें, उसके अंदर आपके पानी की क्या स्थिति है, शौचालय की क्या स्थिति है, आपका मकान पक्का है कि नहीं है, आपके अनाज कैसे आता है, आपकी गैस से जलाते हैं ईंधन, भोजन कैसे बनता है, सारी जानकारियां कल्याण के लिए ही तो जुटाई जाती हैं। पर ये जाति का गहरा विष क्यों वापस प्रकट करना चाहते हैं हम लोग? ये तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी जिसके अंदर इन्होंने 1931 के अंदर जाति आधारित की, उसका दुष्परिणाम आपने देखा, भारत का विभाजन के रूप में उसका दुष्परिणाम आया था। हम कब तक इस जाति को, हम कब तक राम मनोहर जी लोहिया, ज्योतिराव फुले जी और अंबेडकर साहब के विचारों को क्यों नहीं मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि जाति को मरने दो, बहुत आगे निकल गए सर। अब तो सियासत ही जाति के आधार पर हुई है। अभी ओबीसी का बिल कौन लेकर आया? किसका कल्याण होगा? सबने एक हाथ से उसको समर्थन दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि 2022 में चुनाव है और वहां जातिगत आधार पर ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। पर मैं वीरेंद्र जी सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि भाई इससे होगा क्या? आपने अगर मान लीजिए उसको उजागर कर दिया तो ये तो हर, मैं आपको बताऊं, पंच हो, सरपंच हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, विधायक का हो, एमपी का हो, हर को पता है कि किस गली के अंदर किस जाति के और किस गोत्र का व्यक्ति रहता है। ये कटु सत्य है हमारा, और उसके आधार पे टिकटों का वितरण होता है। इसको कहने में मेरे कोई संकोच नहीं है। तो भाई उजागर करने में क्या मिल जाएगा? सबको तो पता है सारी चीज, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि सियासी फायदे के लिए ये तो मानते हैं कि जो आरक्षण इस वक्त है, अलग अलग जगहों पर जो आरक्षण है वो जाति के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आरक्षण है। अगर एक बार ये आ जाए आंकड़ा कि किस जाति में कितने लोग कितने संपन्न हो गए, कौन कितना समृद्ध हो गया, कौन कितना पीछे रह गया है, किस जाति में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से आरक्षण को एक बार फिर से रिडिफाइन किया जा सकता है, या ये भी मुमकिन नहीं है? नहीं, ये ऑलरेडी है। आप ये देखिए, ये बात मैं बता रहा हूँ, जब 2011 की जनगणना हो रही थी, 2010 में वीरप्पा मोइली जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि जाति के ऊपर आधारित गणना जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद में मीटिंग हुई है, पी चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ऊपर विचार करते हैं, लेकिन उस मीटिंग के मिनट्स आज तक बाहर नहीं आई है। चाहे फिर आप दूसरा शासन ले लो, कोई नहीं चाह रहा है। जो सत्ता में होता है वो नहीं चाहता है, जो विपक्ष में होता है वो चाहने लग जाता है। क्या परिणाम निकला था 2011 में? प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी, 4800 करोड़
के आसपास कांग्रेस ने उस पर फूंक दिए थे, आज तक वो भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। नहीं आई है, क्योंकि जो सत्ता में वो नहीं चाहेंगे और जो विपक्ष में चाहेंगे, ये कि सियासी चीजें हैं, इसमें जनता को, ये देखिए एक शायर ने कहा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मेरा निवेदन है, लम्हों को खता मत करने दो, जिससे कि आने वाली हमारी सदियां सजा पाए। इस जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहिए और इस जाति के आधार पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए यदि संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। जी मुकेश पारीक जी, एक दो वो भी देखा जब ये कहा गया था कि अलग अलग नेताओं की तरफ से कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिन जिन मुद्दों पर आप विपक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा हल्ला करते थे, सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा मौन धारण उन्हीं मुद्दों पर क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये गलत है धारणा, अगर है तो। भारतीय जनता सर मैं आपको सही करता हूं, आप मुझे बताइए कहां गलत? जब सिलेंडर के दाम कांग्रेस के दाम में बढ़ा करते थे, सिलेंडर को लेकर सड़कों पर कौन होता था? जब 5 रुपए पेट्रोल के दाम के बढ़ते थे, सड़कों पर कौन होता था? जातिगत आधार की जनगणना को लेकर सड़कों पर कौन था? बयान कौन दे रहा था? अब बताइए मुझे। ये कहने के पहले आपको ये देखना होगा, जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जी, कि आज सरकार में पहली बार सरकार में 27 मंत्री ओबीसी के हैं। ऐसी छोटी छोटी जातियों के हैं जिनकी बहुत कम संख्या है, छोटी से मेरा मतलब है कम संख्या से, जिनकी बहुत कम संख्या है, उन जातियों के मंत्री इस सरकार में। माफी के साथ उसके लिए आपने भव्य प्रोग्राम किया है, ओबीसी समुदाय को आपने आकर्षित करने के लिए भव्य प्रोग्राम किया है, अपने अध्यक्ष को भी बुलाया था उस प्रोग्राम में, उन सबको सम्मानित किया है आपने। मुझे तो ये बताइए फिर जातिगत आधार पर जनगणना को आगे लाने में दिक्कत क्या है, जब आप ये कह सकते हैं कि 27 मंत्री ओबीसी के बना दिए? नहीं है, यह मांग उठी है, निश्चित रूप से इस मांग का संवैधानिक आधार पर सर, जो भी मांग इसका उठाने निर्णय वाले होगा, आप लोग हैं। सरकार करेगी और शीघ्र निर्णय आएगा। अभी आपका यह कहना कि सरकार मान रही है या नहीं मान रही है, अभी मांग आई है, अब इसका क्या निर्णय होगा आपके सामने आ जाएगा। मुकेश पारीक जी, सर थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा हेल्दी डिबेट हो। आप ये कह रहे हैं कि मांग उठी है, मुझे बताइए गोपीनाथ मुंडे जी कांग्रेस के नेता थे, 2010 में मांग उठा रहे थे, जो आप ये कह रहे हैं कि हम भूल गए, अपनी बातों को भूल गए, जो कांग्रेस और विपक्ष में उठाया उनको याद रखेंगे। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया ना। आप गोपीनाथ जी मुंडे की अगर मांग की बात करते हैं तो जी, ये किसने दिया? मैं तो राजनाथ सिंह जी की भी बात कर रहा हूं, मैं तो राजनाथ सिंह जी की भी बात कर रहा हूं। उन्होंने भी कहा था 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, आंकड़े लेकर आएंगे, भरोसा दिया था जी। ये मांग तो बीजेपी की है। अगर जो भी निर्णय सरकार का अभी हुआ नहीं है, इसलिए ये कह देना कि हम पार्टी इस बात से पीछे हट रही है, अभी निर्णय आएगा उसके बाद आपकी ये बात लागू होगी कि पार्टी इसको जारी कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, अभी तो निर्णय हुआ ही नहीं सरकार जरिए अपने दर्शकों को कह दूं कि 2021 की जनगणना जब सामने आएगी बीजेपी का, क्योंकि 2010 से 20 से ये मैनिफेस्टो में रहा, वैसे वादा रहा, तो वो जनगणना आ जाएगी, जातिगत आधार पर आ जाएगी, मैं कह दूं। नहीं, ये निर्णय मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सरकार ने को ये निर्णय लेना है और सरकार ये निर्णय लेगी। अब सरकार निर्णय किस प्रकार से, उसकी संवैधानिक जांच परख के जो भी चीज है, जो मांग आई है, निश्चित रूप से सरकार जो भी हित में होगा, ये हमारे देश के हित में होगा, हमारे सामाजिक लोगों के हित में होगा, जातियों के हित में होगा, उस प्रकार का निर्णय करेगी और निश्चित रूप से करेगी। मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि जब मांग की जाती है तब इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जब जिम्मेदारी आती है तब यह ध्यान दिया जाता है कि यह मांग कितनी जायज थी या नहीं थी, ऐसे समझूं सर मैं इसको? नहीं, आप देखिए, आप इसको किस तरीके से समझना चाहते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको जरूर इतना समझाना चाहता हूं कि इस सरकार ने जिस प्रकार से, हमारा ध्येय है कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के उत्थान तक हमको इसी गति से काम कर रहा है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है सर, और उसके परिणाम योजना के बारे में बहुत से लोग जानते हैं सर। वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र मेघवाल जी, सत्ता में लंबे वक्त तक रहे हैं, कई बार इस तरीके की कमेटियां बनी हैं कि आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, रिलीज किए जाएं, लेकिन रिलीज हुए नहीं कभी। सत्ता में लंबे वक्त तक आप लोग रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे तो भयंकर दुष्परिणाम क्या होंगे जिसकी वजह से आप भी जारी नहीं कर पाए?
विजेंद्र जी, ऐसा नहीं है, भयंकर दुष्परिणाम नहीं आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने राज्य के पाले में वापस से ओबीसी आरक्षण की डाली, तो उसके बाद में इनको ये राज्यों को ही तय करने का देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपको संविधान के अंदर 50% की सीमा है। तो जो ये इन्होंने फैसला किया उससे मतलब राज्यों को या ओबीसी को क्या फायदा होगा। अब रही बात ये कि उस वक्त 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अंदर जातिगत आंकड़े जारी किए गए थे, जारी नहीं कर पाए थे, लेकिन जनगणना हुई थी। अब हमारी सरकार ये मांग कर रही है, क्योंकि अब चूंकि मतलब आरक्षण के अंदर भी बात हो रही है, चाहे संसाधनों की बात हो, आज ओबीसी की जनसंख्या बहुत बढ़ के 2011 में जब आंकड़े जारी नहीं हुए, सिर्फ इकट्ठे हुए, तो कांग्रेस को ये समझ में आया होगा कि अगर ये आंकड़े जारी कर दिए गए तो उससे सरकार से बाहर चले जाएंगे। नहीं, दुष्परिणाम की कोई बात नहीं है इसमें। उन जातियों को आप देखिए ना, सेंसस का जो आधार होता है वो होता है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। तो अब इन चीजों के ऊपर अगर आर्थिक होगा, मतलब जनगणना होगी, तो निश्चित रूप से ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या आएगी और उसके बाद में उनका आप देखिए ना, आज केंद्रीय सेवाओं में ले लो, चाहे मतलब कैबिनेट सेक्रेटरीट से लेकर आप ग्रुप सी में उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है, लेकिन उच्च सेवा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। चाहे यूनिवर्सिटीज की बात कर लो, तो आज अगर वो आंकड़े आएंगे तो उसके बाद में निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उनको पूरी की सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो साकार होगी। साफ साफ नजर आने लगता है। नहीं, निश्चित नजर नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता में बैठकर देखिए, जाति है या नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आज की जो वर्तमान सियासत है, आपको लग रहा है कि अगर इस तरीके के आंकड़े जारी हुए तो फिर जो लिस्टिंग हो रखी है जाति के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर, उसमें बड़ा डिसबैलेंस होगा वर्तमान स्थिति के हिसाब से, और उससे सरकार बचना चाहती है कि किसी तरीके का गतिरोध उत्पन्न ना हो। सही फरमा रहे हैं आप, इम्बैलेंस तो बिल्कुल होगा ही होगा। एक हास्यास्पद स्थिति और बन रही है। क्या है कि एक एक्ट ये कहता है कि यदि जाति का आपने बता दी तो आपको जेल हो सकती है जिसकी जमानत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है, एक कानून बना हुआ हमारे। और आज हम उसी के बिल्कुल उलट जनगणना के समय जाति बता रहे। मैं जब प्रशासन में रहा था, मुझे ध्यान है एक आदेश आया था कि जिन जिन जातियां जो कि उस दायरे में आती है उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम वह नहीं होना चाहिए, बल्कि पलट करके यह नाम होना चाहिए जिससे कि उनके सामाजिक सम्मान की रक्षा हो सके। तो अब अगर जाति आधारित जनगणना करेंगे तो क्या सामाजिक अपमान नहीं हो जाएगा उन लोगों का? क्या किस प्रकार से हम लोग सामाजिक सम्मान की रक्षा करेंगे? जरा इसके ऊपर भी राजनीतिक ये बताइए कि अभी जो फायदा उठा रहे हैं भिन्न भिन्न योजनाओं का, क्या वो एक आंकड़े के जरिए नहीं उठा रहे हैं? क्या अपनी जाति बताकर नहीं उठा रहे हैं? नहीं, तो क्या उसी के जरिए उनका उत्थान नहीं किया जा रहा है? तो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं ना, सब जगह बनते हैं। तहसीलदार को इस बारे में पावर है कि वो जाति प्रमाण पत्र बनाए, और वो बनाने के आधार पर सारे, मेरे को ये इसका मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बारे में आश्चर्यचकित हूं कि ये गणना आंकड़े प्रकाशित करने से फायदा किसका होगा? चूंकि योजनाओं का जो है वो बड़े-बड़े नेता मांग क्यों कर रहे हैं? ये इनका मोटिव ही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इससे। भाई प्रकाशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? कुछ मेरे को तो कुछ इसका मोटिव समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद इसलिए मांग कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व आरक्षण के अंदर और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। आरक्षण उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम कहां तक जाएंगे आरक्षण में? जो एक व्यवस्था है जो ऑलरेडी बनी हुई है साहब, कि जाति के ऊपर आधार पे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, वो सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बनता है। आजकल ऑनलाइन भी बनने लग गया। इसके एक लाइन में और सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सरकार को तो मानकर चलूं, केंद्र सरकारों को तो पता होता है कि जातिगत आंकड़े क्या है, ये तो मैं मानकर चलूं तभी योजनाएं एग्जीक्यूट होती होंगी। बिल्कुल होता है, सिर्फ उसको पब्लिश नहीं करते हैं। और उम्मीदवारों को भी, चाहे पक्ष के हों और विपक्ष के हों, सबको पता होता है कि मेरे इलाके में किस जाति के विधानसभा क्षेत्र में तो सबको पता होता है। उनको गांव, बस्ती, यहां तक के मोहल्ले के अंदर घर में किसके कितने लोग हैं वो भी पता होता है उन्हें। बिल्कुल सही फरमा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश पारिक जी, राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया, मनोज शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। सियासतदान लंबे वक्त से हो हल्ला कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि आजादी के बाद से अभी तक जातिगत आधार पर जनगणना अगर हुई है तो आंकड़े सामने नहीं आए, और अगर जनगणना हुई नहीं तो फिर इस वक्त उसकी मांग को उठाने के बाद किस तरीके के परिणाम सामने आएंगे, इसको लेकर भी मंथन नहीं। हां, मांग जरूर हो रही है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, आंकड़े सामने आने चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।